प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त काल के बारे में जानेंगे। इसमें हम आपको एमसीक्यू के रूप में एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने गुप्त संवत का आरंभ किया तथा महाराज धीराज की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन का काल जो था वो 319 ईस्वी से 334 ईस्वी था। 319 ईस्वी में ही गुप्त संवत का आरंभ भी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनके राज्य का विस्तार जो था आधुनिक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभाग तक माना जाता है। नेक्स्ट, किसने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी? काशी प्रसाद जायसवाल, गौरी शंकर ओझा, विंसेंट स्मिथ, राय चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो था वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और बौद्ध स्थानों की यात्रा भी की। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में अशोक के महल को देवताओं के द्वारा निर्मित बताया गया। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? स्कंदगुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा जो था वो प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और इस विश्वविद्यालय में अनेक देशों से छात्र पढ़ने भी आया करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरण से इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग के द्वारा खुद 150 वर्षों अर्थात 150 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। अभी हाल ही में अरविंद पनघटिया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलधिपति बनाया गया है। किस शासक के समय हुनों के द्वारा आक्रमण किया गया था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, सिकंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त और हुनों के बीच युद्ध का वर्णन भीतरी स्तंभलेख किसमें? भीतरी स्तंभलेख में किया गया है। उसने सौराष्ट्र में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। सौराष्ट्र में उसने पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। कहाँ? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी 1/5 से 1/3 भाग, 1/2वां भाग, 1/6 से 1/4 भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 से 1/4 भाग। गुप्त काल में जो था वो राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 से 1/4 भाग तक लेता था। इस पर ये जो कर था इसको भाग कहा जाता था। उदंग्र एक प्रकार का कर था। उदंग्र को अस्थाई काश्तकारों पर लगाया जाता था और ऊपरी कर और अस्थाई कृषकों पर लगने वाला भूमि कर था। उदंग्र जो था वो अस्थाई काश्तकारों पर कर लगाया जाता था और ऊपरी कर जो अस्थाई कृषकों पर कर लगाया जाता था उसे कहते थे। गुप्त शासकों में किसे अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों को अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट, गुप्त काल में दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से व्यापार के लिए कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था? कांडला, सोपारा, भरूच, ताम्रलिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि। गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिपि तथा पश्चिमी तट पर भरौच, कैम्बे इत्यादि जो थे वह प्रमुख बंदरगाह थे। गुप्त काल में कौन सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? वस्त्र उद्योग, सोना चांदी के उद्योग, लौह उद्योग, सीसा उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की मांग की अधिकता के कारण वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था
गुप्त काल में चीन से रेशम, यूथोपिया से हाथी दांत तथा अरब और ईरान से घोड़ों का आयात किया जाता था। नेक्स्ट, ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल के समय भारत आया था? पंजाब के हून, मिहिर कुल, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ह्वेनसांग जो था वो 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसने अपने यात्रा संस्मरण को सी यू की नाम से संकलित किया था। किस नाम से? सी यू की। नेक्स्ट, किसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सिकंदर, अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे नवरत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? नवरत्न। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, बड़ा मिहिर, अमर सिंह, वडरुचि, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट तथा घटकपर थे। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। कौन था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र? उज्जैन था। नेक्स्ट, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। कला और साहित्य की बात करें तो इस दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ के मंदिर नागर शैली के होते थे। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ? शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, वराहमिहिर रचित बृहत संहिता, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम, वेदव्यास रचित भागवत गीता। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद भगवत गीता का भी अनुवाद जो था वो यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। किस गुप्त शासक को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। किसमें समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता बताया गया है? आर्यावर्त में, प्रयाग प्रशस्ति में, फाहियान के यात्रा वृत्तांत में, नीतिसार में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति में। इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई अभियान किए, जिसमें आर्यावर्त का युद्ध, दक्षिण का अभियान, समीपवर्ती राज्यों पर विजय के साथ ही अटाविकों को पराजित कर उन्हें अपना सेवक बना लिए। ये इस प्रकार समुद्रगुप्त के राज का विस्तार जो था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कहा विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी जो थी उससे पश्चिम में मालवा के पठार तक फैला था। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में मालवा के पठार तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, किसने अपने बड़े भाई की हत्या कर गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? रामगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर संबंधित है वैदिक काल से, धार्मिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। ये गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर था जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण था। पहले जो होते थे वो मंदिर की छत सपाट बनाए जाते थे, पर ये जो मंदिर था वो भारतीय निर्माण में ये शिखर का पहला उदाहरण था। ये मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया? उज्जैन, पाटलिपुत्र, बंगाल, देवगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन, जबकि प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। किस शासक को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रदेव, रुद्रसिंह तृतीय, माओस। तो इसका आंसर हो जाएगा
रुद्र सिंह तृतीय। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। रुद्र सिंह तृतीय जो था वो उज्जैनी के अंतिम शक शासक थे। इसका एक अन्य नाम जो था वो देवगुप्त था। नेक्स्ट, गुप्त काल के किस शासक की जानकारी मंदसौर और करमडंडा अभिलेख से प्राप्त होती है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो विलसट अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख था। इसके अलावा मथुरा लेख, उदयगिरी गुहा लेख, तुमैन अभिलेख, धनदेह तथा दामोदरपुर ताम्रपत्र इत्यादि जो था वो कुमारगुप्त के काल का अभिलेख था। कुमारगुप्त के समय में ही गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख पाए गए थे। तो 21 नंबर में चंद्रगुप्त द्वितीय को जो था वो देवगुप्त भी कहा जाता था या देवराज भी कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त वंश के शासन की अवधि काल थी 319 ईस्वी से 500 ईस्वी, 319 ईस्वी से 414 ईस्वी, 325 ईस्वी से 375 ईस्वी, 500 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी से 500 ईस्वी। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक के काल में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से गिरनार के प्रशासक चक्रपालिता द्वारा सुदर्शन झील बांध का पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है। कहाँ से वर्णन मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। और चक्रपालिता द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। शक विजेता किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, रामगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, बौद्ध वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त काल में विज्ञान से मतलब गुप्त काल जो था वो विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य और कला के क्षेत्र में इस काल में काफी वृद्धि हुई। इस समय सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। साथ ही व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हुई थी। इसलिए जो होता है इस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य में किसे कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को, शूद्रों को, वैश्यों को, कृषकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर रहित भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार कहा गया था उसे गुप्त काल में। कालिदास किसके शासनकाल में थे? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसमें कालिदास भी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि वाल्मीकि है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद है, मीमांस के प्रणेता जैमिनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये योग दर्शक के प्रवर्तक जो थे वो महर्षि वाल्मीकि नहीं बल्कि महर्षि पतंजलि थे। तो इसका आंसर ये गलत कथन हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि वाल्मीकि है, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हून को पराजित किया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त और हूनों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरन से,
मंदसौर से, जूनागढ़ से, सांची स्तूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा एरन से। सती प्रथा जो थी, इसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चीता पर बिठा दिया जाता था तथा उसे भी अपने प्राण त्यागने के लिए विवश किया जाता था। गुप्त काल में 510 ईस्वी में महाराजा भानु प्रताप के राज घराने से सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। किसने सकारी की उपाधि धारण की तथा महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ खुदवाया? कुमारगुप्त तृतीय, शको ने, चोल शासक कारिकाल ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के प्रमुख विद्वान थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ और ज्योतिष थे। वराहमिहिर भी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी तथा बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद धन्वंतरी जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद विद्वान और चिकित्सक था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि गुप्त काल के ये सभी प्रमुख विद्वान थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। महाबालाधिकृत जो थे वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। पीलुपति गज सेना के अधिकारी को कहते थे। अश्वपति अश्व सेना के अधिकारी को कहते थे और नरपति पैदल सेना के अधिकारी को कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो क्षेत्र जो था वो खेती योग्य भूमि को कहते थे। वास्तु निवास स्थान होता था। सील जो था वो जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे कहा जाता था, जबकि अपृहत जंगली कृषि भूमि को कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। गुप्त काल में वर्णों का आधार था गुण, कर्म, संपत्ति, जन्म। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म जो था वो गुप्त काल में वर्णों का आधार था। नेक्स्ट, किस काल में नालंदा बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र बना? मौर्य काल, गुप्त काल, बौद्ध काल। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्त काल में किस भाषा का प्रचलन सर्वाधिक था? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट, उदयगिरी बौद्ध गुहा का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल, मौर्य काल, बौद्ध काल। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। किस काल में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया? गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, धार्मिक काल, वैदिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में जो ही रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया, मतलब अंतिम रूप से तैयार किया गया। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे और महाभारत के रचयिता वेद व्यास को कहा गया है। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यून भारत की यात्रा की 480 ईस्वी, 302 ईस्वी, 520 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 520 ईस्वी। सुंग यून की यह यात्रा मिहिर कुल के समय में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ और ज्योतिष थे। आर्यभट्ट जो थे वो बिहार के पटना के निवासी थे। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये खगोल शास्त्री थे। सुश्रुत और धन्वंतरी ये आयुर्वेद विद्वान और वैद्य थे। वराहमिहिर ज्योतिष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। चांदी के सिक्कों को रुपया, प्रांत जो था उसे भुक्ति कहा जाता था और जिला विषय था, जिला को विषय कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ, विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम, बान द्वारा रचित हर्षचरित, राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांस। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ। ये जो थे ये चंपू शैली में लिखा गया था। चंपू शैली जो होती थी वो गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को कहा गया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए? रामगुप्त, सकराज, रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह तृतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय। मालवा क्षेत्र में व्यार्क शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। ये सिक्के जो थे उसके शकों पर विजय के सूचक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चांदी के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख किसके शासनकाल में प्राप्त हुए थे? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, देवगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा गया है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था? पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बुधगुप्त। सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है तथा जिन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास भी किया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली का विकास किया गया तथा उनके द्वारा पाई का मान भी बताया गया। 3.1416 ये पाई का मान उनके द्वारा बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण के रूप में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। महाबालाधिकृत, महाबालाधिकृत जो थे वह सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी थे। महादंड नायक, युद्ध एवं न्याय मंत्री थे। न्यायाधिकरण, ये भूमि विवादों का जो था वो निपटारा करने वाले अधिकारी होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसमें हम विभिन्न महत्वपूर्ण साहित्य के रचनाकार कौन है इसके बारे में जानेंगे। मालविकाग्नि मित्रम, इसके रचनाकार कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। रघुवंश, इसके भी रचनाकार कालिदास है। मेघदूत, मेघदूत के रचनाकार भी कालिदास थे। मृच्छकटिकम, इसके रचनाकार शूद्रक है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? विशाखदत्त। बृहद संहिता और बृहजातक के रचनाकार वराहमिहिर थे। कामसूत्र वात्स्यायन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीतिसार के रचनाकार कामांदक। न्यायावतार के सिद्धसेन। अभिधर्म कोश के वसुबंधु। हर्षचरित कादंबरी के वानभट्ट। हमारे पिछले वीडियो में एमसीक्यू के रूप में एक्सप्लेनेशन के साथ प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर किया गया है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जाकर हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।